हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम सीखने के प्रतिफल क्या होता है, सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं और सीखने के प्रतिफल के प्रकार, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं? प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाएं, जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा। इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको जांचने अथवा उसका परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती है तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें सीखने के प्रतिफल कहते हैं। सीखना एक सतत व व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं, जैसे सुनकर, खेलकर, पढ़कर। इस तरह सीखने से उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं, आकलित किए जाते हैं, तो ये सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब समझो क्या होता है सीखने का प्रतिफल। कक्ष में शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षण कार्य करवाने के पीछे उसके कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं और वह शिक्षण कार्य करवाता है। जब बालक बालिकाओं को शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवा दिया जाता है तो बालक इसे सीखता है। वर्तमान में हमारी शिक्षण प्रक्रिया सीखने तक सीमित नहीं रह गई है। बालक ने सीखा या नहीं सीखा, अगर सीखा है तो उस विषय वस्तु को सीखने के बाद बालक बालिकाओं में कौन सी एक विशिष्ट योग्यता का निर्माण हुआ, इस योग्यता की जांच परख करने की प्रक्रिया ही सीखने के प्रतिफल में आ जाती है। यानी जब बालक विद्यालय में सीखी हुई विषय वस्तु के माध्यम से एक विशेष कौशल का निर्माण कर लेता है तो उसे हम सीखने का प्रतिफल कहते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी विद्यालय के कक्ष में जाकर अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करने के बाद उसमें उसमें क्या विशेषज्ञता आई, क्या कुशलता आई, क्या निपुणता आई, क्या क्षमता विकसित हुई। फ्रेंड्स, इसका हम मापन करने लग जाएं, इसका हम आकलन करने लग जाएं तो वह सीखने का प्रतिफल कहलाता है। तो ये था हमारा सीखने का प्रतिफल। और अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक 5th क्लास का बच्चा है, उसको क्लास में अनेक शिक्षण विधियों के माध्यम से, अच्छी शिक्षण विधियों के माध्यम से गणितीय संक्रियाएं पढ़ाई गई, सिखाई गई और अच्छे से पढ़ाई, उसको अच्छे से पढ़ाया गया। बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया और अब बच्चा घर आता है, घर जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है तो माँ उसको कुछ, उसकी मम्मी है जो उसको कुछ हिसाब करने के लिए कहती है। तो माँ जैसे हिसाब लेकर आई, बच्चे ने उस हिसाब को यानी कि स्कूल में सीखा, स्कूल में सीखने के बाद वह घर के हिसाब को बच्चे ने फटाफट कर दिया।
इसका मतलब बच्चे बच्चे में कुशलताएं विकसित हो गई, यही कहलाता है सीखने का प्रतिफल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सीखने के प्रतिफल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य। अब सीखने के प्रतिफल के कुछ उद्देश्य हैं, उनको देखते हैं हम क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना। अब देखो, देश के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण अधिगम करवाने के उद्देश्य है इसका सीखने के प्रतिफल का, यानी कि उनका अधिगम गुणवत्ता युक्त हो। सेकंड है बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना। अब इसमें कि बच्चा वास्तव में सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। सीख रहा है तो कैसे पता चलेगा? जब बालक के व्यवहार में कुशलता आएगी, निपुणता आएगी, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, बच्चा सीख रहा है। आगे है विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधियों एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझाना। अब देखो इसको, वास्तव में विषय की प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं, शिक्षण विधियां कैसी हैं, इन सबको समन्वित रूप से समझना उद्देश्य है सीखने के प्रतिफल का। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। शिक्षण को विषय तक सीमित न रखकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के प्रयास द्वारा जीवन कौशल विकसित करना। अब बच्चे का किसी एक पक्ष में ही विकास नहीं हो, यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखेंगे, बच्चे के सर्वांगीण विकास पे हम जोर देंगे, यानी कि बच्चे का विकास सब पक्ष में हो। विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना। अब देखो इसको, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी समय समय पर बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा कि आपके बच्चे में इन कुशलताओं का विकास हुआ है, ज्ञान का विकास हुआ है, विशेषताओं का विकास हो रहा है। तो ये सब हम पेरेंट्स को भी बताना पड़ता है हमें। तो ये थे हमारे सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं। अब सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं, प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय प्रवेश में विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। अब यह है प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय प्रवेश में विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। अब इससे देखो आप क्या समझे, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उन किताबों के अंदर हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसमें पाठ का पूरा सार लिखा होता है। ये क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इससे क्या होने वाला है? एक संक्षिप्त चीजें पहले से मेंशन होती है कि आपको इस पाठ के अंदर क्या समझना है। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी सीखने के प्रतिफल के लिए ही होती है। अब आगे है इसमें, इसके बाद पाठ्यचर्या अपेक्षाएं दी गई है जो एक प्रकार से वे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिन्हें विद्यार्थियों एक समय अंतराल में अर्जित करना है। तो जो पाठ्यचर्या अपेक्षाएं, इसमें आपके विषय तो शामिल होते ही हैं कि
कि भाई आप गणित कैसे सीखोगे, विज्ञान कैसे सीखोगे, सामाजिक विज्ञान कैसे सीखोगे। साथ ही साथ आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है कक्षा के अनुसार वो भी आपको सीखनी होती है। तो सीखने के प्रतिफल में पहले से ही निर्धारित होता है कि बच्चे को क्या क्या सीखना है। सेकंड है कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। ये प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में मापे जा सकते हैं। अब देखो इसको, अब देखो रिजल्ट आपके सामने है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये सब मात्रात्मक है। अब आपका रिजल्ट आता है तो आपको ग्रेड मिलते हैं उसमें, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये क्या है, मात्रात्मक है। और जब आप रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हो तो उसमें बच्चे के बारे में रिपोर्ट कार्ड में कुछ लिखा रहता है कि बच्चे ने अच्छी प्रगति की है, उसका कुशल व्यवहार है, बच्चे या फिर बच्चे के गुणों की तारीफ की जा रही है। गुणों के रूप में जो चीजें देखी जा रही है वही गुणात्मक रूप है। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। ये जो प्रतिफल होते हैं वो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए होते हैं और बच्चों ने क्या सीखा है उनकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी सुझाई गई है। संदर्भगत संसाधनों और सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप वैविध्यपूर्ण अवसरों स्थितियों का निर्माण करता है। आगे है शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य प्रक्रियाओं को अपनी क्षेत्र परिस्थिति के संदर्भ में रच भी सकते हैं। शिक्षक संसाधनों की जो उपलब्धता है और स्थानीय संदर्भ के अनुसार हम प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना भी सकते हैं, उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और जो अन्य प्रक्रियाओं को अपने क्षेत्र या परिस्थिति के संदर्भ में उनकी रचना भी कर सकते हैं। प्रत्येक विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिफल विषयों की अंत एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं संदर्भ आपस में वर्तुलाकार से जुड़े हुए हैं। अब देखो जो ये हमारी कक्षा होती है उसमें यह कक्षा में की बात है और विषय से संबंधित है। जैसे हिंदी के लिए, गणित के लिए, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी, इसलिए इसे वर्तुलाकार प्रक्रिया कहा जाएगा। कक्षावार सामग्री को पृथक पृथक न देकर बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य की सार्थक रहेगा। पाठ्यचर्या विषयों के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक खंड में उस विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि विभिन्न विषय योग्य जन श्रेणी के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। आगे है यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक कठिनाई यानी बौद्धिक रूप से चुनौती वाले बच्चों हेतु लचीला बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है सीखने के प्रतिफल के प्रकार। इसको हम अधिगम प्रतिफल के प्रकार भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। तो इसमें है सबसे पहले संज्ञानात्मक रणनीति या कौशल। जब कोई अधिगम करता नई विषय वस्तु को सीखने के लिए सोचने की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है तथा विभिन्न प्रकार की
रणनीतियों का सहारा लेकर व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये क्या है, देखो इसको। अब देखो इसमें बालक भविष्य में इन रणनीतियों को सीखकर क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, इसका जो मापन होगा वह संज्ञानात्मक रणनीति के अंतर्गत होगा। अब आगे है बौद्धिक कौशल। विद्यार्थी अवधारणाओं, प्रक्रियाओं तथा नियमों का बोध कर रहा है या उनका बोध हो चुका है। अब इसमें देखो, अब विषय से संबंधित कोई नियम है, नीति है, प्रक्रिया है, उसको बालक ने कितना अच्छे से सीखा, जो है उसको बालक ने कितना अच्छे से सीखा। यदि मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के कुछ नियम और नीति होती है और प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है। शाब्दिक प्रतिफल या मौखिक प्रतिफल, मौखिक जानकारियां। अधिगमकर्ता को शाब्दिक या मौखिक जानकारियों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अभी इसको देखो, अब इसमें क्या है, देखो शिक्षण प्राप्त करने के बाद में आपने ज्ञान को कितना स्टोर किया। मैंने आपको जैसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका उत्तर तुरंत दे दिया, इसका मतलब आपके अंदर वह ज्ञान पहले से ही संगठित था, सम्मिलित था, आपके दिमाग में वह ज्ञान स्थायी था। जिस तरह है इंटरव्यू में होता है, एक तरफ प्रश्न पूछने वाला होता है और दूसरी तरफ प्रश्न का उत्तर बताने वाला होता है। ये था शाब्दिक प्रतिफल। अब आगे है शारीरिक कौशल। अधिगमकर्ता शारीरिक रूप से परिलक्षित होता है। इसमें देखो शारीरिक व्यवहार, शारीरिक आचरण, शारीरिक हलचल, ये सब उसमें अधिगमकर्ता की परिलक्षित होती है, दिखती है उसमें। अब आगे है मनोवृत्ति। यह विद्यार्थी की आंतरिक स्थिति से संबंधित है जो उसके व्यवहार से परिलक्षित होती है। जो मनोवृत्ति है वो विद्यार्थी की आंतरिक स्थिति से संबंधित है और वो विद्यार्थी के व्यवहार से परिलक्षित होती है। यानी कि जब हम समाज में रहते हैं तो किसी के प्रति तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है और किसी के प्रति नेगेटिव होती है ना। सबके प्रति तो पॉजिटिव होती नहीं है, किसी के प्रति तो नेगेटिव भी होती है, सबके साथ होता है ऐसा। तो किसी के प्रति नेगेटिव सोच होती है और किसी व्यक्ति को देखकर तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, हमारे पास में रखना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसको हम देखना नहीं चाहते, वो हमारे सामने आ जाए ना तो भी हम फटाफट मुंह को फेर लेते हैं दूसरी तरफ। तो यह है मनोवृत्ति जो विद्यार्थी की आंतरिक स्थिति से संबंधित होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको अधिगम के प्रतिफल के जो प्रकार थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करता है। तो जो आयु है वो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, यानी कक्षा 1 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे। एक कक्षा में जब शिक्षक ध्यान केंद्रण पर ध्यान देता है वह कहलाता है। तो वह शिक्षक होता है जो ध्यान केंद्रण पर ध्यान केंद्रित देता है, वह नियंत्रक होता है। आगे देखते हैं, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन आश्रित चर कहलाता है। तो इसमें आश्रित चर शिक्षक इसमें आश्रित चर छात्र होता है, शिक्षक तो स्वतंत्र चर होता है। सीखने के प्रतिफल की कौन सी आवश्यकता नहीं है। इसमें है सीखने के दस्तावेज के संधारण हेतु, ये सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये सीखने के प्रतिफल का टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।